नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसका पेपर उत्तराखंड पीसीएस का जो पेपर है वो 3 अप्रैल को है, तो इसलिए इस ताबड़तोड़ तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपके लिए फ्री इनिशिएटिव हम लेके आए हैं, वो आप फॉलो करिए। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा मेंबर्स को कितने वर्ष के लिए आपको एक बार को निर्वाचन होते हैं? वो लोग 8 साल के लिए, 7 साल के लिए, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो वो 6 साल के लिए होते हैं। आर्टिकल 280 की बात करें, अगर माफ़ कीजिएगा आर्टिकल 80 की अगर हम बात करें तो उसमें 250 जो है नंबर बता रखे राज्यसभा मेंबर्स के। जो नंबर है वो 250 होगा और हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स उसके रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कौन सा अडल्ट सफरेज यानी कि जो वोट देने की जो अधिकार है वो आपको कौन से अनुच्छेद में मिलता है? वो आर्टिकल 326 में मिलता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इलीगल डिटेंशन है, अनाधिकृत या अवैध, अगर आपको किसी ने बंदी बना लिया तो कौन सी रिट निकालेगी? तो हिबिस कॉर्पस निकालेगी। इसका आंसर होता है यू मे हैव दी बॉडी, यानी कि कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को प्रेजेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पंचायत में जो 11th शेड्यूल है उसमें कितने विषय दे रखे हैं? 18, 28, 19 या 29? तो अगर हम देखें 29 विषय दे रखे हैं। कौन कौन से विषय हैं? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लैंड इंप्रूवमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन हो गया। आपको बताना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लाया गया था। साथ में आपको बताना है कि जो 12वां शेड्यूल है वो किससे रिलेट करता है। यहाँ तो 11वां आपको पता है पंचायत से करता है, लेकिन 12वां किससे करता है वो भी आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के चेयरमैन गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर करते हैं। तो ये गवर्नर करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बारे में आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बारे में बता रखा है। और अगर हम इनकी टर्म की बात करें, स्टेट पीएससी के चेयरमैन के की अगर टर्म की बात करें तो 62 साल या 6 साल की अवधि हो या 62 साल की उम्र, जो भी पहले होगा उसमें इनको रिटायर करना पड़ता है। लेकिन इनको हटाएगा कौन? अपॉइंट तो गवर्नर करता है, लेकिन हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट इनको हटाते हैं, राष्ट्रपति इनको हटाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि ये राज्य का उत्तरदायित्व है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है और जो सुरक्षा है उसमें, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी या प्रियम्बल। तो ये डीपीएसपी बताता है। आर्टिकल 51 में ये बताया गया है कि राज्य यानी कि इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति में सहयोग करे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर महाअभियोग प्रस्ताव को अगर सदन में प्रस्तुत करना है प्रेसिडेंट के खिलाफ तो कितने मेंबर्स का आपको साइन चाहिए? दोनों ही हाउस में, अगर किसी भी हाउस में आ सकता है, ये आपको पता होगा। तो 1/4, 1/3, 2/3 कितना? तो 1/4 मेंबर्स का साइन चाहिए होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको क्रमानुसार लगाना है। पंचायत राज से रिलेटेड कुछ समितियां आपको दे रखी हैं, क्रम अनुसार लगाना है। बताइए। जीवी के राव, एल एम सिंघवी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। तो सबसे पहले आपको बलवंत राय मेहता आई थी, उसके बाद अशोक मेहता आई थी, उसके बाद जीवी के राव आई थी, फिर एल एम सिंघवी आई थी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो अध्यादेश निकालने की शक्ति है यानी कि ऑर्डिनेंस निकालने की शक्ति है गवर्नर की, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल बताता है? 210, 211, 212, 213। तो ये 213 बताता है। प्रेसिडेंट की जो ये पावर है वो कहाँ से आती है? वो 123 आर्टिकल से आती है, अनुच्छेद से आती है। ये कब निकाला जाता है? ये बेसिकली एक इमरजेंसी पावर है जो कि अगर कोई सदन यानी कि हाउस अगर सेशन में नहीं है और कोई इमरजेंसी आ गई है एग्जीक्यूटिव के सामने, जिसके लिए एक निकालना जरूरी है, कानून पारित करना जरूरी है, तो ये पावर्स का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, प्रियम्बल है, उसको संशोधित यानी कि अमेंड किया गया था? 44, 42, 56, 53। तो इसे 42वें संवैधानिक संशोधन से किया गया था और उसमें 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। एक तो सोशलिस्ट जोड़ा गया था, एक सेक्युलर जोड़ा गया था और एक इंटेग्रिटी। 3 वर्ड्स ये जोड़े गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करके जो आपका जो स्कोर है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैंने क्योंकि पिछले सारे पेपर्स एनालाइज किए हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पिछले सालों से उठ के आए हैं। तो आप हमारी जो यूट्यूब पे फ्री जो हम आपको PYQs की सीरीज दे रहे हैं उसको तो आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे भी ज़रूर से आ जाइए। हमारा फ्री पिक्स का जो रिवीजन है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इन दिए हुए नंबर से पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपको हिंदी में देख लेते हैं इनको। जो संवैधानिक संशोधन है जिससे कि
प्रस्तावना को संशोधित किया गया था वो 42वां है। जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है वो 213 है। पंचायत राज की समितियां क्रमानुसार जो हमें लगानी थी वो उसका सी हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए? 1/4 के लिए 1/4 के चाहिए। संविधान का जो कौन सा भाग है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए बताता है, बाध्य करता है, उत्तरदायी बनाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगर अवैध रूप से निरोध किए जाने का मामला अगर होता है तो उसमें रिट कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कोर्ट कहता है हमारे सामने उसको लाओ। वयस्क मताधिकार की जो बात है वो आर्टिकल 326 में की गई है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी जो अवधि होती है वो 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है कि रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि में समानता, एक ही रूल सब पे फॉलो होगा, वो कौन से अनुच्छेद में बताया हुआ है? 13, 14, 15, 16। तो वो 14 में बताया हुआ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि नो वन इज अबव द लॉ, किसी को भी अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा और सबको समान अधिकार मिलेंगे। तो ये 14 में बताया हुआ है। और यही डेमोक्रेटिक जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है ये, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी की वजह से हम एक खुली हवा में सांस ले पाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो वोटिंग की एज कम करी गई थी, मत देने की जो आपकी आयु सीमा है वो कम करी गई थी, कौन से संविधान संशोधन से करी थी? तो ये 61वें संविधान संशोधन से की गई थी और ये 1988 में आया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो डेजर्ट प्लांटेशन यानी कि मरुस्थल वृक्षारोपण और रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ पे है? जयपुर, कोटा, झालावाड़, जोधपुर। तो अब ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा लॉजिकल भी अगर आप सोचेंगे तो डेजर्ट प्लांटेशन अगर हम देखें तो एक बार को आपको लगेगा कि जोधपुर में ही हो सकता है। तो अगर आपको बिल्कुल आपके अटेम्प्ट्स कम है और आपको रिस्क लेना ही है तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे आप रिस्क ले सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो अभ्रक होता है यानी कि माइका, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश इसका प्रोड्यूसर है। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो कब बनाई गई थी? आपसे पूछ रहा है 1953 में, 56 में, 57 में, 60 में। तो 1957 में बनाई गई थी। और इसके अंडर कौन थे? इसके चेयरमैन जो थे फजल अली थे। इसके पहले प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन आप बनाई गई थी, जो कि धार कमीशन है पहली कमीशन और दूसरी है जेवीपी कमीशन। ये दोनों कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसके बाद भी नहीं हुआ था ये मैटर सॉल्व, इसलिए स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई थी। इसके जो बेसिक रिकमेंडेशन है वो ये कहते हैं कि एक राज्य एक भाषा का जो सिद्धांत है हम उसको प्रिंसिपल यानी कि सैद्धांतिक तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो लागू नहीं किया जाएगा। लागू कब होगा? लागू क्या होगा? स्टेट बनाने के जो क्राइटेरिया वो क्या है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहनी चाहिए और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ सिद्धांत इन्होंने दिए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें जो पर्यावरण का सकल उत्पाद है उसको इंक्लूड करता है, यानी कि ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट को इंक्लूड करता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन में। कौन सा राज्य ऐसे करता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, केरला। तो ये हमारा प्यारा उत्तराखंड करता है। अगला क्वेश्चन तो है पुराना है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 2021 की भी जो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो निकाल दी गई है। कौन निकालता है ये आप मुझे बताएंगे? चलिए आपको बताता हूँ। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है इसको, इस रिपोर्ट को, और इसके हिसाब से जो टोटल क्षेत्रफल है जोग्राफिकल एरिया का जो कितना भाग जो है फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, वनों से घिरा हुआ है, तो वो 24.62% जो भाग है वो घिरा हुआ है। टारगेट कितना है हमारा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से? तो वो 33% का टारगेट है। तो आपको नया टारगेट नया जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरीके के जो हम आपको PYQs कर रहे हैं तो हम आपको नए डेटा से भी अपडेट करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत के कौन से राज्य में आपको अनुसूचित जातियां नहीं मिलेंगी? शेड्यूल कास्ट आपको नहीं मिलेंगी कौन से राज्य में? सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, गोवा। तो आपको नागालैंड में नहीं मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या का जो विस्फोट होता है वो कब होता है? जब जन्म की दर जो है ज़्यादा होती है और जो मृत्यु की दर है वो कम होती है। तभी अगर जन्म ज़्यादा होंगे और मृत्यु कम होगी तो ये जो फासला है वो बढ़ता ही जाएगा। अगर ये कम है और ये ज़्यादा होती जा रही है और ये कम होती जा रही है तो ये फासला जो है बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट। आपसे पूछ रहा है कि जो तटीय सीमा है हमारी, टोटल सी कोस्ट लाइन है, उसकी आपको लंबाई बतानी है। तो 7516.6 किलोमीटर की आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है वो आपको कहाँ मिलेगा? रानीगंज, बोकारो, झरिया, गिरिडीह। तो ये रानीगंज में मिलेगा और ये कौन से राज्य में आपको मिलेगा? वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस भी आपको जब आप PYQs करेंगे, खुद भी जब आप करेंगे तो भी आपको इसी तरीके से करना है कि कौन है, क्या है, क्यों है, सब उसका आंख, नाक, कान, मुंह सब जो भी आप खोल सकते हैं खोल के देखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी, उसका मुख्यालय आपको बताना है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, गुड़गांव, उदयपुर, मुंबई। तो ये आपको नोएडा में मिलेगा, ठीक है। और नोएडा में काफ़ी ज़्यादा ज़मीनों की रेट हो रही है।
बड़ा ही दिक्कत है, तो इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए। जब आप पढ़ाई करेंगे तभी घर बना पाएंगे, तो इसलिए लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पिछड़ी जाति आयोग है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसके पहले अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर या बी आर अम्बेडकर, नन ऑफ दिस। तो ये काका साहेब कालेलकर थे। हिंदी में इनको देख लेते हैं। जो पिछड़ी जाति आयोग है उसके अध्यक्ष जो पहले थे काका साहब कालेलकर थे। जो अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत में जो बनाया गया था उसका मुख्यालय नोएडा में है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपको रानीगंज में मिलेगा। जो समुद्री तट रेखा है वो हमारी 7516.6 किलोमीटर की है। जनसंख्या विस्फोट उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से होता है। अनुसूचित जातियां आपको कहाँ नहीं मिलेंगी भारत में? नागालैंड में बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और जो वनों का जो टोटल क्षेत्रफल में जो भाग है वो 24.62 है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आप मुझे बताइए कि उत्तराखंड में जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, उत्तराखंड का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया, उसमें से कितना एरिया फॉरेस्ट के अंदर है? इस रिपोर्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2021 वाली रिपोर्ट पढ़िएगा, गलती से पुरानी वाली मत पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रथम जो राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का भी यूज करता है, तो वो उत्तराखंड है हमारा प्यारा राज्य। पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली के अंदर 1957 में बनाया गया था। अभ्रक यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। मरुस्थल में जो ड्रोन का यूज करके वृक्षारोपण, माफ कीजिएगा, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र आपको कहाँ मिलेगा? जोधपुर में मिलेगा। संवैधानिक संशोधन आपको बताना था जिससे कि आयु कम करी गई थी मतदान की, तो 61वां था। और जो विधि का जो शासन है यानी कि रूल ऑफ लॉ, विधि का जो शासन है यानी कि सबके लिए विधि समान होगी, तो वो अनुच्छेद, उसकी जो संकल्पना है वो अनुच्छेद 14 में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं। ये करंट अफेयर का छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, इसको एक अवार्ड मिला है, वो अवार्ड कौन सा है? ग्रीन पीस अवार्ड, सस्टेनेबल ग्लोबल गोल अचीवर्स अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड या इको अवार्ड 2021? तो ये राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, जो कि स्वीडन का अल्टरनेटिव नोबल भी इसको कहा जाता है। ये दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ड्रोन बेस्ड अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम हरा भरा है, वो कौन सा राज्य चला रहा है? तो आपको बताना है तेलंगाना, गुजरात, असम या पंजाब। तो ये तेलंगाना राज्य है जो ये चला रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो विश्व डाक एग्जीबिशन है, प्रस्तुति है, प्रदर्शनी है, वो जिसका नाम है फिलानिपॉन 2021, वो कहाँ लगाई गई थी? चाइना, जापान, जर्मनी, ताइवान। तो वो जापान में लगाई गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2021 का, जो वर्ल्ड वीपो निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 38, 29, 46 या 52। तो ये 46वीं रैंक है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम टॉप 50 में हैं, क्योंकि जो हमारी अगर हम बात करें, जो हमारा गोल है वो क्या है? टॉप 3 नॉलेज इकोनॉमीज में शामिल होना। और जो भारत का जो खोया हुआ टाइटल है विश्व गुरु का, उसको वापस लाना, उसमें आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है। जितना भी हो सके अपने स्तर पे जो भी रिसर्च, अगर आप कुछ करते हैं रिसर्च तो उसको अच्छे से करिए, नहीं तो आप किसी को जानते हैं तो उसको प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट फूड सिक्योरिटी जो इंडेक्स है यानी कि खाद्य सुरक्षा का जो सूचकांक है राज्यों के स्तर पर, जो FSSAI निकालता है, वो तीसरा उसने निकाला है। तो उसमें किस स्टेट ने टॉप किया? कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। तो गुजरात ने किया। यहाँ पे भी टॉप की दौड़ है, आपके एग्जाम में भी टॉप की दौड़ है। कोई भी लास्ट नहीं आना चाहता है, ठीक है? तो लास्ट आने से क्या होता है? बड़ा ही नुकसान होता है। तो इसलिए आपको फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि ई वेस्ट को उसको मैनेज करने के लिए IIT मद्रास ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया, उसका नाम आपको बताना है। ई सोर्स, ई बिन, ई स्टोरेज, ई रिसाइकल। तो उसका नाम आपको ई सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि RBI एक इंडेक्स यानी कि सूचकांक निकालता है FI नाम से, तो वो FI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंडिकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल इनोवेशन। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 2-3 बातें आपको याद रखने वाली है कि इंडिया में स्कोर कितना है? 53.9, यानी कि 100 में से 53.9 जो लोग हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स उनके लिए एक्सेसिबल हैं। अच्छा, इसमें 3 जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी इंक्लूडेड हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। एक तो एक्सेस यानी कि पहुंच, इसका जो वेटेज है वो 35% है। यूसेज यानी कि कितना इस्तेमाल करते हैं, उसका जो वेटेज है वो 45% है। और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता कितनी है उस प्रोडक्ट की या फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उसका जो वेट है वो 20 पार्ट है, 20 यूनिट है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका बैंक अकाउंट हो गया, ऑनलाइन आपकी ट्रेडिंग हो गई, या आपका जो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, जब ये हर किसी को मिलने लगे, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति है, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी भारत की कौन सा शहर है जहाँ पे 100% कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण कर लिया गया है? इंदौर, पुणे, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर है। आपको भी, मुझे भी, सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने नहीं कराया तो प्लीज़ करवा लीजिए, ताकि
आप भी सुरक्षित रहें, आपके घर वाले भी सुरक्षित रहें। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री है, शहरीकरण की जो मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक ब्रांड लॉन्च कर रही है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, जहाँ पे कुछ एक लोग 15-20 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो कुछ एक बेसिकली ये महिलाओं के सशक्तिकरण में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ग्रुप्स के पास समस्या क्या होती है कि ये प्रोडक्ट्स तो बना लेते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग करना, सप्लाई चेन मैनेज करना, लॉजिस्टिक मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इनका कोई ब्रांड नहीं बन पाता। जैसे आप देखते हैं ना, आईसीआईसीआई एक ब्रांड है, लेवाइस जीन्स का एक ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो इनका कोई ब्रांड नहीं बन पाता। तो इसलिए इनका ब्रांड कौन सा है, सोनचरैया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने बनाया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, यानी कि जो डेवलपमेंट का जो हम कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका जो पर्यावरण पे इम्पैक्ट है, जो अच्छा बुरा प्रभाव है, उसको जानने के लिए ईआईए किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है, यानी कि नदियों की घाटी के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे, वो उसके लिए ईआईए को पहली बार बताया गया था, कौन से साल में आपसे पूछ रहा है। 1971, 1978, 1998, 1999। तो 1978 में इसको बताया गया था। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो यूएनडीपी ईआईए यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कैसे बताता है। ये एक ऐसा असेसमेंट है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को जज करता है। ठीक है, ये आपको बताया है। तो ये बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला, उसमें इसके लिए लीगल प्रोविजन भी दे रखे हैं। हिंदी में देख लेते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का जो पहली बार नदी घाटी परियोजना के लिए बताया गया था, प्लानिंग कमीशन ने इसको बताया था। प्लानिंग कमीशन जो अब नीति आयोग हो चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए वीडियो देखना ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो शायद आपको नहीं पता किस तरीके से निकालनी है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगला देख लेते हैं। जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके लिए एक शहरी मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा एक ब्रांड शुरू किया है, उसका नाम है सोनचरैया। 100% कोविड वैक्सीनेशन कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है। एफआई इंडेक्स का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ई वेस्ट से निपटने के लिए आईआईटी मद्रास ने क्या बनाया, ई सोर्स बनाया है। जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें गुजरात ने टॉप किया हुआ है। और जो संगठन द्वारा जो वीपो जो है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो लॉन्च किया गया है इनोवेशन इंडेक्स, उसमें 2021 में भारत की रैंक 46वीं है। डाक टिकट की प्रदर्शनी जापान में लगी गई थी। हरा भरा जो कि ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना है, वो तेलंगाना चला रहा है। इस जो लाइफ फाउंडेशन है, लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कौन सा अवार्ड मिला है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च एसोसिएशन के जो सीईओ हैं उनकी नियुक्ति हुई है, उनका नाम पूछ रहा है, और किसके रेजिग्नेशन के बाद हुई है, सुनील लल्ला के रिजर्वेशन के बाद हुई है। तो ये कौन है, बेसिकली नकुल चोपड़ा है, जिनको नया सीईओ इसका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा हुआ है कि जो माई ई हार्ट नाम से एक पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च किया है, वो किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ये क्या करेगा, जो हस्तशिल्प के जो हमारा क्षेत्र है, जो छोटे छोटे जो हस्तशिल्पकार लोग हैं जिनको बहुत अच्छे दाम नहीं मिल पाते, उनके मदद के लिए किया गया है। तो ये अजीम प्रेमजी, इन्फोसिस, पीरामल फाउंडेशन, एचसीएल। तो एचसीएल ने किया, इसका आंसर डी हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि एक सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी कि किसी भी बिजनेस की जो सोसाइटी के प्रति जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए, तो उसका जो प्रावधान है वो किस एक्ट में बताया हुआ है, कौन सा एक्ट है जो सीएसआर को मैंडेट करता है इंडियन कंपनीज के ऊपर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष का आपको नाम बताना है, सत्य नडेला, स्टीव बाल्मर, एमी हुड या संजय गुप्ता। तो ये सत्य नडेला हैं, भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ी समस्या है कि भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर जाके तो इतना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, लेकिन भारत में पता नहीं क्या हो जाता है। हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सबको बस नौकरी चाहिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ या आपको एनकरेज करना भी चाहता हूँ कि अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो भी साथ में साथ किसी ना किसी को सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि हमारा भारत भी गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी बना सके। नेक्स्ट आपसे पूछा है, भारत में जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा का संयंत्र है, यानी कि सोलर पावर प्लांट है फ्लोटिंग, वो कहाँ है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो वो आंध्र प्रदेश में है। किसने बनाया, वो एनटीपीसी ने बनाया है। 100 एकड़ की भूमि पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पर्सनालिटी है उत्तराखंड की, कौन से व्यक्ति हैं जिनको उत्तराखंड में एक ही व्यक्ति को भारत रत्न मिला है, तो वो कौन से व्यक्ति हैं, उनका नाम आपको बताना है। भीमसेन जोशी, जनरल बीसी जोशी, गोविंद वल्लभ पंत या एचएन बहुगुणा। तो ये गोविंद वल्लभ पंत जी थे जिनको मिला है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि टेहरी जो प्रिंसली स्टेट था, वो उसका विलय भारत में कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था। ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 4 वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2012 में, 2016 में
और किसी भी एग्जाम में देख लेंगे ये क्वेश्चन जरूर से पूछा हुआ है, तो इसका आंसर आप रट लीजिए 1949 है। सी हो जाएगा। सबसे लंबी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर उत्तराखंड की आपसे पूछी हुई है तो ये काली हो जाएगी, इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रम्मान को विश्व विरासत कब घोषित किया था, कौन घोषित करता है, यूनेस्को घोषित करता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 2009 में, 2011 में, 8 में या 12 में, तो इसको 2009 में घोषित किया गया था। ये होता क्या है बेसिकली, ये गढ़वाल जो एरिया है, गढ़वाल हिमालयस, गढ़वाल जो रीजन है उत्तराखंड में, वहाँ पे ये एक फेस्टिवल होता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है जो गणिका नाटक है उसके लेखक का नाम आपको बताना है, मूलाराम, ज्वालाराम, शिवराम या मंगतराम, तो ये मूलाराम है जो इसके लेखक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि अवतार सिंह पनवर जो है वो बड़े फेमस हैं, क्या हैं वो, पोएट यानी कि कवि हैं, स्कल्प्टर यानी कि शिल्पकार हैं, पॉलिटिकल लीडर यानी कि नेता हैं, फोक सिंगर यानी कि लोक गायक है, तो ये बेसिकल स्कल्प्टर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नागेंद्र सकलानी जो है उनकी शहादत हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी उनकी शहादत, 6 सितंबर 1922, 9 जून 1930, 11 जनवरी 1948 या 23 अप्रैल 1930, तो ये 11 जनवरी के दिन इनको शहादत मिली थी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है इंडिया की उसके लीडर थे और इन्होंने जो है किरत नगर जो डिवीजन है, किरत नगर डिवीजन को इन्होंने सुरक्षित करने के लिए यानी कि उसको डिफेंड करने के लिए, कहाँ से, टेडी गढ़वाल का जो राज्य था, प्रिंसली स्टेट था, उसने उस पर आक्रमण कर दिया था, तो उसको बचाने के चक्कर में इनको शहादत नसीब हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वर्ल्ड सेफ सिटी इंडेक्स निकालता है 2021 में, जो निकाला है उसमें किसने टॉप किया, यहाँ पे भी वही टॉप की दौड़ है, सब जगह टॉप की दौड़ है, तो आप भी तेज भागिए नहीं तो पीछे छूट जाएंगे। अगर आपको याद हो तो 3 इडियट्स में बताया गया है। तो नेक्स्ट को आपसे पूछ रहा है सिडनी, टोक्यो, कोपेनहेगन, हेलसिंकी, तो ये कोपेनहेगन है, ये डेनमार्क की एक सिटी है, बड़ी बढ़िया सिटी है, इसकी फोटो भी आप देख सकते हैं, तो डेनमार्क है। तो अभी आपको देखें तो पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक तो आपको पता लग गया कि कौन सी सेफेस्ट सिटी है, कोपेनहेगन है, तो आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। चलिए मजाक की बात अलग है, लेकिन एक चीज़ और आपको इसमें से याद करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि सेफ सिटीज इंडेक्स निकालता कौन है, क्योंकि ये भी मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये डेनमार्क हो गया। और दूसरी बात, ये बड़ी डिसहार्टनिंग बात है कि भारत में सिटीज़ सेफ नहीं है। भारत जो कि एक प्राचीन सभ्यता है, वहाँ पे सिटी सेफ नहीं है। हमारी दिल्ली को जो है रेप कैपिटल, बलात्कार की राजधानी कहा जाता है, बड़ी दुखद बात है। तो इसलिए हमारा, आपका और सबका जो कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत को सुरक्षित बनाएं। तो चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो सुरक्षित शहरों का सूचकांक निकालता है उसमें कोपेनहेगन ने टॉप किया है। नागेंद्र सकलानी जो है उनको जो शहादत मिली थी वो 11 जनवरी 1948 को मिली थी। अवतार सिंह परवार जो है मूर्तिकार हैं। गणिका नाटक जो है मौलाराम ने लिखा था। रम्मान को 2009 में विश्व विरासत घोषित किया गया था। अगला देख लेते हैं, इसमें पूछ रहा है कि लंबी नदी उत्तराखंड की सबसे कौन सी है, वो काली नदी है। और जो टेरी रियासत का जो विलय हुआ था वो 1949 में हुआ था। भारत रत्न जो उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को मिला है तो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा तैरता ऊर्जा संयंत्र है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे वर्ल्ड का कौन सा है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन सा है, ये आपको बताना है। ये सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करके आपको अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उनको सर्च करें, मिल जाए तो उनको कमेंट में लिखें। और अगर आपको नहीं मिलते हैं, थोड़े से आप आलसी किस्म के हैं मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरों ने जो लिखा है वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये कर रहे हैं कि दूसरा लिख देंगे मैं पढ़ लूंगा, तो दूसरा भी यही करेगा, तो इसलिए किसी का फायदा नहीं है। इसलिए आप अपना अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ खुद, अपना काम खुद करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बने थे सत्य नडेला बने थे। ई हार्ट जो है वो हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए HCL फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। और सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस एंड रिसर्च काउंसिल है उसके जो CEO बने हैं वो कौन बने, नकुल चोपड़ा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि 47 जो फर्स्ट जूरिस्ट हैं वो कौन से जूरिस्ट हैं, यानी कि न्यायविद यानी कि उत्तराखंड के कौन से न्यायविद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने थे, सर्वोच्च न्यायालय के जज भी बने थे, तो जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो लिविंग क्रीचर है यानी कि जो जीवित जीव की जो उपाधि है, स्टेटस है, वो हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कौन सी नदी को दी है, यमुना, गंगा, काली, पिंडर, तो सबसे पहले ये गंगा को दी है, बाकी यमुना के पास भी ये उपाधि है, स्टेटस है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यज्ञ वेदिका जो एक साइट है, उत्खनन स्थल है पुरोला में, वहाँ पे कॉपर कॉइन्स मिले हैं, कौन सी डायनेस्टी से वो रिलेट करते हैं वो आपको बताना है, कौन सी डायनेस्टी से वो रिलेट करते हैं। तो वो आपको कत्यूरी से, कुषाण से, पौरव वर्मन से, कुनिंडा से, तो वो कुनिंडा से रिलेट करते हैं, आंसर डी हो जाएगा। सबसे पुराना जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड में, वो कहाँ से मिला है, बैजनाथ, पलेठी, कलसी, पंडुकेश्वर, तो वो ये कलसी से मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो डायरेक्टर है वो कौन है, देवभूमि नाम की जो एक डॉक्यूमेंट्री थी, ये किसके लिए है, बेसिकली जो जेंडर प्रेजुडाइजेस हैं और जो कास्ट प्रेजुडाइजेस हैं हमारे भारत में, उसके ऊपर ये एक बनाई गई थी डॉक्यूमेंट्री। तो इसके जो अवार्ड इसको मिला था, इसके डायरेक्टर क्या हैं, गोरन पैस्कल जेविक।
बेला नेगी, शालिनी शाह या तिग्मांशु धूलिया। तो अगर हम देखें तो इसके जो डायरेक्टर है वो गोरन पास्कल जेविक हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, टाइम मिले तो कभी देखिएगा। तो ये जो जेंडर और कास्ट प्रेजुडाइजेस हैं, ये हमारे भारत का जो नेशनल नेशनहुड है, यानी कि नेशनलिस्टिक जो फीलिंग है उसे बनने में भी ये बड़ी दिक्कत देते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम फ्रैटर्निटी को प्रमोट करें। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो ब्लॉक्स हैं उत्तराखंड में कितने हैं, 95 है, 90 है, 100 है या 54 है। जो खंड है वो कितने हैं, तो 95 है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एक देश है, देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारी जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक के अंदर सबसे बड़े गांव या पंचायतें होती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है, कौन से खिलाड़ी जो उत्तराखंड से नहीं आते हैं, ललित उपाध्याय, जसपाल राणा, ऋषभ पंत या उन्मुक्त चंद। अगर हम देखें तो इसमें से ललित उपाध्याय जो हैं, जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं, वो उत्तराखंड से नहीं आते हैं। वो कहाँ से आते हैं, यूपी से आते हैं। बाकी उन्मुक्त चंद क्रिकेटर हैं, वो भी उत्तराखंड से आते हैं। जसपाल राणा शूटिंग यानी कि निशानेबाज हैं, वो भी आते हैं। और ऋषभ पंत भी क्रिकेटर है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि स्नो लेपर्ड यानी कि जो हिम तेंदुए होते हैं, उनके लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बड़ी फेमस है, वो कौन सी है, सोना नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या राजाजी नेशनल पार्क। तो अगर हम देखें तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिम तेंदुओं के लिए सबसे फेमस है, आंसर हो जाएगा सी। हेलीज नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया, तो 1924 में, 1930 में, 1936 में, 1951 में। तो इसको क्या कहते हैं, 1936 में। देखिए हेलीज नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वही उसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। ये ध्यान रखेंगे, भारत का पहला नेशनल पार्क था। बड़ी ही सुंदर जगह है। मैं तो कभी गया नहीं, आपको चांस मिलेगा तो आप जरूर जाइएगा, एग्जाम पास कर लीजिए, फिर हम साथ मिलकर चलेंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल कौन सी लेक में आपको मिले हैं। बड़ी डरावनी सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो रोडिटाल में, रूपकुंड में, हेमकुंड में या नौकुचिया ताल में। तो ये रूपकुंड में हमें मानव कंकाल मिले हैं और हिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भी आपको सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो वनराजी ट्राइबल्स हैं यानी कि जनजातियां उत्तराखंड में, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जिले में पाई जाती है, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर या उत्तरकाशी। तो ये पिथौरागढ़ में पाई जाती है, आंसर इसका बी हो जाएगा। रम्मान जो है रिपब्लिक डे परेड में कब इसको मतलब वहाँ पे झांकियाँ जो निकलती हैं, तो कौन से वर्ष की रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है उसमें इसको शामिल किया गया था। 2016, 11, 8, 12, तो 2016 में इसको शामिल किया गया था। तो हिंदी में देख लेते, तो जो रम्माण है उसको झारखंड की झांकी का हिस्सा कब बनाया, झारखंड माफ कीजिए, उत्तराखंड बोल रहा हूँ, झारखंड बोल दिया। उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा कब बनाया था, 2016 में बनाया था। वनराजी जो जनजाति है वो पिथौरागढ़ से बिलोंग करती है। उसके बाद जो मानव कंकाल आपको मिले हैं वो रूपकुंड में मिले हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हेली नेशनल पार्क कब बना था, 1936 में बना था। और हिम तेंदुए के लिए जो प्रसिद्ध संरक्षण के लिए जो वन्य जीव विहार है वो गोविंद वन्य जीव विहार है। उसके बाद खिलाड़ी जो उत्तराखंड से नहीं आते हैं वो ललित उपाध्याय, ये यूपी से आते हैं, बनारस में इनका जन्म हुआ था। कितने खंडों की संख्या आपको उत्तराखंड में है, वो 95 है। देवभूमि नाम से जो डॉक्यूमेंट्री है उसके जो निर्देशक है वो गोरोन पेस्केलोविक हैं। उसके बाद जो प्राचीन अभिलेख जो हमें उत्तराखंड में सबसे प्राचीन प्राप्त होता है वो कालसी से होता है। उसके बाद यज्ञ वेदिका से जो कॉपर हमें सिक्के मिले हैं वो कौन से वंश के मिले हैं, वो कुणिंद वंश के मिले हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो नदियों को जीवित प्राणी का दर्जा दिया था वो सबसे पहले गंगा को दिया था। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश भी रहे और उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद वो कौन थे, वो न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं, जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, सबसे लंबा ग्लेशियर उत्तराखंड का, वो आपसे पूछा हुआ है। तो ये गंगोत्री पिंडारी सतोपंथ मिलन में से क्या है, गंगोत्री है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी कि पहाड़ पे चढ़ने का जो इंस्टीट्यूट है, बड़ा ही अच्छा होता है। ट्रैक मैंने भी करी है, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए, पैसे के लिए आपको नौकरी चाहिए। सब चीज़ की जो स्टार्टिंग है आपकी लाइफ में वो नौकरी है। इसलिए सबसे आप थोड़ा सा टाइम अगर उसको डेडिकेशन से दे देंगे तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है। मैं आपकी पूरी तरीके से इसमें मदद करने के लिए तैयार हूं। अगर आप अपनी खुद भी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमारा जो पेड ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। तो देहरादून में है, चमोली में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पुरुषार्थ के जो एडिटर हैं, संपादक हैं, वो कौन है, बद्रीदत्त पांडे, गिरिजा दत्त नैथानी, सदानंद कुकरेती या देवदत्त राठौड़ी। तो ये गिरिजा दत्त नैथानी है, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कार्तिक स्वामी टेम्पल कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरकाशी, चमोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्तिक स्वामी टेम्पल आपको कहाँ मिलेगा, उत्तरकाशी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में, अल्मोड़ा में। तो ये आपको रुद्रप्रयाग में मिलेगा। ये बेसिकली जो लॉर्ड शिव के जो दो पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिकेय जी, तो उसमें से कार्तिकेय जी का ये टेम्पल है, जो बड़े बेटे थे उनके, रुद्रप्रयाग में मिलेगा। नेक्स्ट है होली हिमालय नामक किताब के जो लेखक हैं वो बताना है, पाटीराम, सरला बहन
ई शर्मन ओकी या जिम कॉर्बेट? कौन है इसके लेखक? तो ये बेसिकली ई शर्मन ओकले हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे थे, चांद राजवंश के जो कुमाऊं का राजवंश था वो लास्ट आखिरी उसके शासक रूलर कौन थे? मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद या प्रद्युमन चंद? तो ये महेंद्र चंद जी थे, आखिरी शासक थे। बी इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा मतलब देखिए, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि जो राजा महाराजा होते थे कितने मतलब अच्छी तरीके से जीते थे, हम यार कितनी स्ट्रगल करके जीते हैं। तो इस स्ट्रगल को अगर आपको खत्म करना है तो आपको एग्जाम पास करना है, उसके लिए हम आपके पूरी तरीके से साथ हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि गढ़वाल के कौन से रूलर यानी कि शासक थे जिन्होंने आदिनाथ का टाइटल ले लिया था, यानी कि उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था? अजयपाल, सहजपाल, मानपाल या श्यामपाल? तो ये अजयपाल जी थे जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, देहरादून जब रेलवे से कौन से वर्ष में जोड़ा गया था, कनेक्टेड हुआ था? 1910, 1900, 1890, 1885? तो अगर हम देखें तो ये 1900 में जोड़ा गया था। चलिए बताइए आप मुझे कि भारत की जो पहली रेलवे लाइन थी वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कहाँ से कहाँ तक थी वो आपको बताना है और वर्ष आपको बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको सर्च करके बताना है क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस ने पहले क्वेश्चन ये वाले पूछ रखे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, खाटलिंग ग्लेशियर भी पहले पूछ लिया है, सीधा सीधा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो खाटलिंग ग्लेशियर कौन सी रिवर का ओरिजिन है, यानी कि उद्गम स्थल, कौन सी नदी यहाँ से निकलती है? मंदाकिनी, इंदाकिनी, भीलगंगा या पिंडार? तो अगर हम देखें तो यहाँ से भीलंगना नदी निकलती है, माफ कीजिएगा, भील गंगा नहीं है, भीलांगना नदी है, वो यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि खड़ी बोली के जो प्रथम पोएट है यानी कि कवि हैं उत्तराखंड के, वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, पीताम्बर दत्त भरतवाल, लोकरत्न पंत गुमानी या चंद्र कुमार बर्तवाल? तो ये अगर हम देखें तो लोकरत्न पंत गुमानी है। खड़ी बोली बेसिकली जो ब्रज का एरिया है, मथुरा का एरिया है, वहाँ पे बोली जाती है। दिल्ली में भी खड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि शिव प्रसाद डबराल चरण जो हैं वो क्या हैं? पॉलिटिशियन है, नेता है, हिस्टोरियन है, यानी कि इतिहासकार है, पेंटर यानी कि पेंटर है, या सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता है? तो अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो सबसे उत्तराखंड की आपसे सबसे ऊंची पीक जो है वो पूछ रखी है बहुत बार। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, त्रिशूल, कामेत, चौखंबा या पंचौली? पंचचूली, माफ कीजिएगा। तो ये जो है कामेत है। हाईएस्ट जो है आपको पता होगा तो वो नंदा देवी है। हिंदी में देख लेते हैं जो सबसे दूसरी ऊंची सबसे ऊंची जो दूसरी चोटी है वो आपको कामेट है मिलेगी। उसके बाद जो शिव प्रसाद डबराल चारण है वो आपके इतिहासकार हैं। उत्तराखंड के सबसे पहले खड़ी बोली के कवि थे वो आपके लोकरत्न पंत गुमानी थे। खतलिंग हिमानी जो है यानी कि ग्लेशियर, वहाँ से भिलंगना नदी निकलती है। देहरादून को 1900 में खोजा गया था। उसके बाद जो आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं वो अजयपाल हैं। कुमाऊं में जो चंद राजाओं में अंतिम राजा थे वो महेंद्र चंद जी थे। उसके बाद जो होली हिमालय किताब है उसके जो होली हिमालय किताब के जो लेखक हैं वो आपको ई शर्मन आकलन मिलेंगे। कार्तिक स्वामीनाथ का जो मंदिर है, स्वामी जी का जो मंदिर है वो रुद्रप्रयाग में मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो पुरुषार्थ नामक जो किताब थी उसके संपादक जो थे वो कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी जी थे। उसका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है वो आपको उत्तरकाशी में मिलेगा। उत्तरकाशी में क्यों मिलेगा? बड़े बड़े वहाँ पे पहाड़ हैं तो वहाँ पे ही इसका होना स्वाभाविक है। और सबसे लंबा जो हिमनद है वो कौन सा है? वो गंगोत्री है। ग्लेशियर को हिमनद भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जानवर है जिसके पास 3 दिल और नीला उसका खून होता है? देखिए मतलब कितना प्यार होगा उस जानवर के पास। उसके पास 3 दिल है, यहाँ एक दिल नहीं संभलता, उसके पास 3 दिल है और उसका खून नीला है। तो बताइए शार्क है, ब्लू व्हेल है, एलिफेंट है या ऑक्टोपस है? तो अगर हम देखेंगे तो ये ऑक्टोपस है जिसका खून नीला होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है इन एलिमेंट्स को जो स्टेनलेस स्टील में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमियम, कार्बन और आयरन। तो अगर हम देखें तो सबसे कम कार्बन, उससे ज़्यादा क्रोमियम और सबसे ज़्यादा आयरन होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है लाफिंग गैस, यानी कि हंसने की सबको ज़रूरत होती है और जो सिविल सर्वेंट्स एस्पिरेंट्स होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा हंसने की ज़रूरत होती है, बेचारे हंसना भूल जाते हैं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते हंसते पढ़ाई हो जाए, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो हंसने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड? बताइए, इतने भारी नाम है और बोल रहे हैं हंस लीजिए। चलिए माफ कीजिए, नेट नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जो इसमें से जो इक्वेशन दी हुई है प्रेशर यानी कि दाब कौन बताता है? तो जैसे दाब यूपीएससी का आपके ऊपर है, उत्तराखंड पीसीएस का आपके ऊपर है, तो आपसे पूछा है कि ये दाब क्या है? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक एरिया में कितनी फोर्स लग रही है। अगर छोटा एरिया में अगर आप ये माने कि एक यूनिट जो है फोर्स लग रही है, वही अगर आप एक छोटे से एरिया में लगाएंगे और एक बड़े एरिया में लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा दाब आपको महसूस होगा, जबकि फोर्स सेम है। तो इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक पिन लीजिए और अपने हाथ पे लगाइए, तो क्योंकि पिन
की जो नोक होती है उसका सरफेस एरिया बहुत कम होता है, तो छोटे से एरिया में ज़्यादा फोर्स लगेगी तो आपको ज़्यादा दर्द होगा। तो पर इसको घर पे मत करिएगा, बड़ा ही खतरनाक सा एक्सपेरिमेंट है, जस्ट आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है, मतलब उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? लंबाई पे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जैसे ये तार है तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये हो जाएगा, ठीक है। उसका नेचर ऑफ द मटेरियल या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी पर डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अनावृत बीजी होते हैं, अनावृत बीजी जो होते हैं, उनका जो मोस्ट एडवांस्ड ऑर्डर है यानी कि मोस्ट एडवांस गण है वो क्या है? तो वो निटेलस है, सी इसका आंसर हो जाएगा। सीड किस चीज से डेवलप होते हैं? ओवरी, एम्ब्रियो, ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक से, तो वो ओव्यूल से डेवलप होते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इंसानों में जो खून निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? खून निकलता है मतलब सब इंसानों में निकलता है, लेकिन खून निकलना बंद होने के लिए थक्के जमते हैं, क्लॉटिंग होती है। तो क्लॉटिंग जब नहीं होती है तो एक ब्लीडिंग डिसीज हो जाती है, तो कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन के की कमी से होती है, डी इसका आंसर है। तो इसको अगर आपको अपने अंदर नहीं होने देना है तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिश लिवर भी खा सकते हैं, अंडे भी खा सकते हैं, और ये खाते पीते रहिए तभी आपका एग्जाम निकलेगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पैस्चराइजेशन है यानी कि आंशिक निर्जीवीकरण है मिल्क का, दूध का, वो कब कौन से टेम्परेचर पर कितने मिनट के लिए होता है? 54 डिग्री, 68.8 डिग्री, 72 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? तो ये 68.8 डिग्री सेल्सियस पे दूध को 30 मिनट तक अगर आप गर्म करेंगे तो पैस्चराइजेशन हो जाएगा। बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है। आप मुझे बताएंगे पैस्चराइजेशन के जो जनक है यानी कि इन्वेंटर हैं वो कौन है, ये आप मुझे ढूंढ के बताएंगे। ये मैच द फॉलोइंग में पिछली बार भी पीसीएस में पूछ लिया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो मियोटिक सेल डिवीजन है यानी कि अर्ध सूत्री कोशिका जो डिवाइड होती है यानी कि उसका विभाजन होता है चियास्माटा में, वो किस फेज में होती है? मेटाफेज में, एनाफेज में, प्रोफेज में या टेलोफेज में? तो ये प्रोफेज में होती है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो होते हैं उनका नेचर यानी कि उनका स्वभाव कैसा होता है? वो प्रोटीन स्वभाव के होते हैं, लिपिड, विटामिन या मिनरल? तो वो प्रोटीन स्वभाव के होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है? रैम, हार्ड डिस्क, सीडी, नन ऑफ दिस? तो ये रैम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका फुल फॉर्म होता है। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो रैम में होता है, ठीक है। अगर आप देखते होंगे आपने कभी कंप्यूटर खरीदा है तो 8 GB रैम, या फोन भी खरीदा है तो 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी रैम होगी उतना प्रोसेस एक साथ आप वो कर पाएगी। अगर छोटी रैम है 4 GB की तो वो एक साथ कम प्रोसेस कर पाएगी, 3 डंडे कर पाएगी, लेकिन अगर 6 GB की है तो 4-5 डंडे कर पाएगी प्रोसेस के। जस्ट आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ मैं। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम होती है। नेक्स्ट है म्यूकोरमाइकोसिस जो डिसीज है वो किसकी वजह से होता है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ? तो ये जो कोविड महामारी थी, कोविड का जो पैंडेमिक था उसमें म्यूकोरमाइकोसिस बड़ा हुआ था और ये ब्लैक फंगस यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है कवक से होता है यानी कि फंगस से होता है। प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? रैम है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है किसकी प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन की प्रकृति के होते हैं। अर्धसूत्री जो कोशिकाएं का विभाजन होता है काइस्मेटा में, वो कौन से फेज में होता है? वो आपका प्रोफेज फेज में होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। जो आंशिक निर्जीवीकरण है, पैस्चराइजेशन है, वो 68.8 डिग्री पे 30 मिनट तक दूध को रखने से होता है। उसके बाद जो कौन से विटामिन की कमी से जो है रक्त स्राव की बीमारी होती है? विटामिन के से होती है। बीज किस चीज से विकसित होता है? बीजांड से वो विकसित होता है। अनावृत बीजी जो है कहाँ से सबसे ज्यादा विकसित गण है उसके? वो निटेल्स हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध जो क्षमता होती है किसी भी चालक की यानी कि कंडक्टर की, वो सब पे डिपेंड करती है, लंबाई पे भी, पदार्थ की प्रकृति पे भी और क्रॉस सेक्शन पे भी यानी कि क्षेत्रफल पे भी। तो सभी पे करती है, इसका डी हो जाएगा। दबाव क्या है? बेसिकली बल प्रति क्षेत्रफल कितना है, यानी कि हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ये डाइऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्साइड है, तो ये डी हो जाएगा, वरना सारी हंसी रोने में बदल जाएगी जब आंसर नेगेटिव जाएगा तो, मतलब मार्क्स नेगेटिव में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा आपको कार्बन मिलता है, फिर क्रोमियम मिलता है, फिर आयरन मिलता है, और उसमें जो 3 हृदय वाला और नीले रक्त वाला जो जीव है वो ऑक्टोपस होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कि हाफ बाइट उसको क्या कहते हैं? निब्बल कहते हैं, वर्ड कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, या नन ऑफ दीज? कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता सकता हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। तो आपको ये जो हाफ बाइट है वो निब्बल कहते हैं। देखिए, एक फुल बाइट जो होती है, बाइट का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो ये 8 बाइट की एक मेमोरी होती है। जैसे आपका एड्रेस होता है ना, जैसे फ़ोन नंबर होता है, तो 10 डिजिट्स का एक फ़ोन नंबर बनता है, तो ऐसी एक यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, वो 1 बाइट की होती है। आप देखते हैं ना, MBPS स्पीड आती है, GBPS स्पीड आती है, तो ये जो MBPS GBPS है वो बाइट्स के कलेक्शन को, यानी कि उनके जोड़ के ही जो बड़े यूनिट है उनको हम MB मेगाबाइट या GB गीगाबाइट कहते हैं। तो बाइट कितने की होती है? 8 की।
और हाफ बाइट कितनी होगी 4 बिट की, और उसको क्या कहते हैं निब्बल कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसका उदाहरण आपसे पूछ रहा है कौन सा है, जीपीआरएस, एचएसपीए, एलटीई या ऑल ऑफ दीज। तो इसका एलटी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। देखिए बेसिकली जो मोबाइल टेक्नोलॉजी जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन में अगर हम देखें तो एनालॉग होता था। एनालॉग मतलब जैसे आज घड़ी होती है ना, तो घड़ी जो अगर आपने गाड़ी में भी जो मीटर देखा होगा जो सुई घूमती है उसे हम एनालॉग बोलते हैं। उसमें बेसिकली जो साइन वेव होती है एनालॉग उसका यूज होता है, जबकि डिजिटल में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज होता है। एनालॉग कुछ इस तरीके से दिखता है, जबकि डिजिटल अगर हम देखें तो ऑन ऑफ इस तरीके से दिखता है। तो ये जो जनरेशन है सेकेंड जनरेशन से डिजिटल टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आईसी चिप जो कंप्यूटर में यूज होती हैं वो कौन से मटेरियल से बनी होती है, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो वो जर्मेनियम सिलिकॉन से बनी होती है, माफ कीजिएगा। अभी अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ क्या है, एक सिलिकॉन फेमाइन या चिप फेमाइन चल रहा है इंडिया में, क्योंकि अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियाँ नहीं बेच पा रहा है, बहुत सारे अप्लाइंसेज आपको उनका कॉस्ट बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो चिप्स हैं, जो माइक्रो चिप्स हैं, वो आपको कम मात्रा में मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो सती प्रैक्टिस है, सती प्रथा का जो सबसे पहला एविडेंस है हमें कौन से इंस्क्रिप्शन या अभिलेख से मिलता है, प्रयाग प्रशस्त से, जूनागढ़ से, या ईरान से, अजंता से। तो अगर हम देखें तो ये ईरान इंस्क्रिप्शन से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ईरान कहाँ मिलेगा, ये सागर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहाँ आपको मिलेगा। और गुप्ता शासक का ये जो जब गुप्ता शासक रूल करते थे उसका ये इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है नागनंद जो कि हर्षवर्धन ने, एम्परर शासक हर्षवर्धन थे, उन्होंने ये नागनंद प्ले लिखा था, नाटक लिखा था, वो कौन से बोधिसत्व के बारे में था, मंजूश्री, जिमूत वाहना, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर। तो ये जमित पानी के जिमूत वाहना, माफ कीजिएगा, जिमूत वाहना बी के ये रिस्पेक्ट में था। बोधिसत्व कौन होते हैं, देखिए बोधिसत्व वो होते हैं जो एनलाइटेंड हो चुके होते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन वो अपना जो मोक्ष है यानी कि लिबरेशन है उसको डिले करके रखते हैं ताकि वो दूसरों को भी जो है हेल्प कर सके, तो उसे बोधिसत्व कहते हैं। इसकी जो अवधारणा है वो आपको महायान बुद्धिज्म में मिलेगी, हीनयान में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आपसे पूछ रहा है कि गोंडोफेडनेस जो है वो कौन से वंश के डायनेस्टी के रूलर थे, कुषाण, पहलवा, शाका या कनवा। तो अगर हम देखें तो गोंडा फेडनेस जो है पहलवा डायनेस्टी के रूलर थे। कुक्का मूवमेंट पंजाब में किसने लीड करी थी, राम सिंह, बलवंत सिंह, करतार सिंह, कुंवर सिंह। तो ये बाबा राम सिंह ने करी थी। 1840 से 1849 तक ये मूवमेंट हुई थी। बेसिकली जो सिख रिलीजन था उसको रिफॉर्म करने के लिए ये की गई थी। वहाँ पे जो जो इंग्लिश का प्रभाव था उसको कम करने के लिए, या मांस मदिरा का सेवन ना करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास से उसको बचाने के लिए ये सब मूवमेंट किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा भाई इनमें से दिए हुए कौन से शासक को सिकंदरा जो जगह है आगरा के पास वहां पे दफनाया गया है, तो ये अकबर को दफनाया गया है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो शिवाजी के थे, शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे उसमें जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, माफ कीजिएगा, जो विदेश सचिव थे, उसका टर्म आपको बताना है। तो विदेश सचिव जो आज के विदेश सचिव है उस समय उनको क्या कहते थे, मजुमदार, शुरुनवीर, शेरे नौबत या दबीर। तो उनको दबीर कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज जो है बेसिकली आठ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह होती थी, जैसे कि मंत्रिमंडल आज होता है, उस समय भी मंत्रिमंडल होता था। जिसमें मजुमदार जो होते थे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री होते थे। शुरुनवीर जो है सेक्रेटरी यानी कि सचिव हुआ करते थे। शेरे नौबत जो है कमांडर इन चीफ यानी कि मिलिट्री के जो सर्वे सर्वा होते थे वो होते थे। और दबीर जो है आपके फॉरेन सेक्रेटरी होते थे। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से डिसमिस कब किया था, निकाल कब दिया था। तो 1874 में, 77 में, 85 में, 90 में। तो 1874 में इनको निकाल दिया था। तो ये सबसे पहले कौन थे जो सिलेक्ट हुए थे, आपको मुझे बताना है। फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट का आपको मुझे नाम ढूंढ के बताना है। आप भी ऐसा कोई काम मत करिएगा सर्विस में जाने के बाद जिससे कि आपके डिसमिस होने की नौबत आ जाए। तो बहुत ध्यान से, बहुत ईमानदारी से काम करना है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि बैटल ऑफ धर्मात जो है वो कब लड़ा गया था, 1656 में, 1657 में, 1658 में, 1659 में। तो ये 1658 में लड़ा गया था। बेसिकली वॉर ऑफ सक्सेशन था। शाहजहां की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपना जो उत्तराधिकारी था वो दारा शिकोह को बनाया था, लेकिन औरंगजेब इससे खुश नहीं थे, तो औरंगजेब ने एक लड़ाई लड़ी थी। मुगलों के अंदर ये होता था कि कोई हर जो शासक था उसके मरने के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता था। तो ये जो लड़ाई थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी, औरंगजेब थे एक साइड और दूसरी साइड कौन थे, जसवंत सिंह। बेसिकली दारा शिकोह के साथी थे जसवंत सिंह, उन्होंने इसको लड़ा था, जसवंत सिंह राठौड़ ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि भारत के एकमात्र जो यहूदी वाइसरॉय थे, जूइश वाइसरॉय थे, वो कौन थे, यहूदी मूल के वाइसरॉय, लॉर्ड रिपन, लिटन, वेवल या रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग थे जो कि वाइसरॉय थे, लेकिन वो यहूदी ओरिजिन के थे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि संध्याकार नंदी जो है, संध्याकार नंदी जो है एक टेक्स्ट है, किताब है, वो किसके संध्याकार नंदी ने कौन सी किताब लिखी है, ये पूछ रहा है। संध्याकार नंदी एक व्यक्ति का नाम है। आपसे पूछा है कौन सी किताब लिखी है, रामचरितम,
विक्रमानका देवचरितम, संदेश रसक या अमुक्तिमल। तो ये बेसिकली रामचरितम इन्होंने लिखी है। पाला डायनेस्टी के टाइम पे ये लिखते थे, बंगाल का क्षेत्र जो था, और इन्होंने रामायण की जो स्टोरी है उसमें इनके जो पैटर्न थे, यानी कि इनके 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 समय पे जो राज करे थे प्रिंस रामपाल, उनके बारे में ये किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो हिंदी तमिल का एक पॉपुलर न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? नेशनल हेराल्ड, केसरी, स्वदेश मित्रन है, नन ऑफ दीज। तो ये स्वदेश मित्रन है। इसके जो संपादक हैं वो कौन है? सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एक बाइट कितने की होती है? ऊपर ही बता दिया मैंने, ये 8 की होती है। वैसे तो एक बाइट सिल्क की भी हो सकती है, क्योंकि आपने पेपर पूरा कर लिया है और इसीलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले हिंदी में देख लेते हैं। एक बाइट जो है 8 बिट की होती है, यानी कि बाइट 8 बिट की होती है। उसके बाद जो समाचार पत्र है तमिल भाषा का वो कौन सा है? स्वदेश मित्रन। उसके बाद जो संध्याकर नंदी था उन्होंने रामचरितम लिखी थी। एकमात्र यहूदी वाइसरॉय जो थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। धर्मत युद्ध जो हुआ था 1658 में हुआ था। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को 1874 में निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद जो आधुनिक विदेश सचिव के जो समानांतर हैं वो कौन थे? दबीर हुआ करते थे। जो महाराज शिवाजी थे उनके अष्टप्रधानों में। सिकंदरा में किसको दफनाया गया है? अकबर को दफनाया गया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनाई गई थी? 1920 में। इसके प्रेसिडेंट का नाम बताइए, चलिए मुझे फटाफट से इसके प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए, बड़ा ही फेमस लीडर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कुक्का आंदोलन किसने लीड किया था? बाबा राम सिंह ने किया था। गोंडो फडनीस जो है किस रूलर के शासक थे? वो पवन राजवंश के शासक थे। हर्षवर्धन ने नागनंद लिखी थी, वो कौन से बौद्ध सत्वा के बारे में थी? तो वो जुमुत वाहन के बारे में थी। सती प्रथा हमको कहाँ से मिलती है? एरंड अभिलेख से देखने को मिलती है। सबसे पुराना इसका जो मेंशन है। कंप्यूटर में आईसी जो चिप लगती है वो किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। और जो चौथी पीढ़ी का जो मोबाइल तकनीक है वो कौन सी है? वो एलटी है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इसको बोलते हैं। यहाँ पे डेटा और वॉइस ओवर डेटा, यानी कि वाईफाई कॉलिंग वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जो हाफ बाइट है वो निब्बल कहलाती है। तो इसी के साथ हमने जो हमारे 100 क्वेश्चन है वो हमने पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो मैथमेटिक्स का है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं खुद मैथ से बहुत डरता हूँ, लेकिन आपको नहीं डरना है, क्योंकि सी सैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सैट आपको तैयार करना है। जीएस भी आप तैयार कर सकते हैं। आप हमारे पेड ग्रुप की जानकारी भी ले सकते हैं, और साथ में हमारे, अगर पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते तो कम से कम हमारे फ्री इनिशिएटिव तो आप ज्वाइन कर ही लीजिए। तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।